हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 27 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 26 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ऑप्शन दे रखा है वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वातावरणीय अपवर्तन। याद रखिएगा, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती हैं। अब बात करें यहाँ पे अपवर्तन क्या है, तो याद रखना है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने सीधे रास्ते से मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सितारों की चमकने जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक अपवर्तन का कारण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखेंगे दो पारदर्शी माध्यम कौन सा है, तो एक तो आपका निर्वात हो जाएगा, दूसरा वायु हो जाएगा। तो जब वायु निर्वात से वायु में जब प्रवेश करती हैं तो इनकी जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरण है वो क्या होती है कि अपने जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती हैं तो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती हैं, और यही कारण है कि हमें ये सितारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तन। वही बात करें हम परावर्तन क्या है, तो परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये आपका क्या है, एयर है, और इधर आपका वाटर है, और दोनों क्या है हमारे लिए पारदर्शी माध्यम है। हमने कहा ना कि अपवर्तन कहाँ पे होगा, जहाँ पे दो पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अपवर्तन वहीं पे होगा जहाँ पे दो पारदर्शी माध्यम होगा, परावर्तन वहाँ होगा जहाँ पे एक आपका क्या होना चाहिए, जिससे टकराएगा वो अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई कांच का स्लैब है, ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें सीधे रेखा में चलेंगी, ठीक है, तो ये सघन, ये विरल माध्यम से जब सघन हो जाएगी तो ये क्या हो जाती है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो ये रास्ते पर क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती हैं। इसी मुड़ने की प्रक्रिया को ही अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, तो जब इसे प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो ये लौट जाएंगी, टकरा करके वापस आ जाएंगी। तो ये किसका उदाहरण है, ये परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर आपसे कन्फ्यूजन होता है कि परावर्तन कब होगा और अपवर्तन कब होगा, तो ये आप बेसिक सा डिफरेंस याद रखिएगा कि अपवर्तन वहाँ पे होता है जहाँ पे दो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, परावर्तन वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु और वहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाएंगी तो टकरा करके लौटने की प्रक्रिया जब होगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे इस डायग्राम को समझिए कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वायु है, ऊपर में वायु है, तो हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम, जबकि नीचे क्या हमारा कांच है तो इसके क्या कहलाएगा हमारे लिए, सघन माध्यम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। जैसे देखिए ये हमारे लिए क्या है, अभिलंब है, जो कि 90 डिग्री पर एंगल पर बना हुआ है। तो ये प्रकाश की किरणें चली, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जैसे ही ये कांच में प्रवेश करेगा तो ये जाना चाहिए था इस रास्ते से, लेकिन अब देखिए ये अभिलंब है हमारा, तो इधर से ये झुक गई हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन की तरफ बढ़ती हैं तो क्या होता है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। अब आगे देखिए, अब ये सीधे रास्ते से चल रही थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आई अब निकल गई कहाँ पर, ये हो गया आपका सघन माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो सघन से जब विरल की तरफ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए इसको जाना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए था और ये अभिलंब था, लेकिन कहाँ भाग गया, दूर चला गया अभिलंब से, ये दूर निकल गई। ठीक है, तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर विरल से सघन जाए तो क्या होगा, और सघन से विरल जाए तो क्या होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो है उदाहरण है किसका, ये तली पे देखेंगे सिक्का रखा हुआ है, तो ये ऊपर उठाई दिखाई देता है।
है ना। सिक्का अगर मान लो कि गिलास विलास है या फिर उसमें पानी भरा हुआ है और कोई सिक्का डाला हुआ है, ठीक है, या फिर कोई बॉल वगैरह रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो ऊपर उठाई दिखाई देता है। इसी पीछे रीज़न क्या है? अपवर्तन। क्यों होता है ऐसा? देखिए, जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था, अब प्रकाश की किरणें यहाँ से चली, ये सीधा चल रहा है, हम लोग जानते हैं प्रकाश सीधे ही रास्ते में गमन करती है, तो सीधे रास्ते से चली, ये सीधा जा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर सघन माध्यम था और यहाँ पे विरल माध्यम है, तो हम जानते हैं कि सघन से जब विरल में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती हैं, तो ये दूर हट गया, ये हमारा विलंब, ये हमारा विलंब होगा, तो ये दूर हट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा यहाँ से। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी किरणें में चलती हैं, तो हमें महसूस होगा ऐसा कि ये किरणें सीधी रेखा से कहीं से आ रही होंगी ऐसा, और ये दोनों रेखा जहाँ मिल रही होंगी वहीं से आ रही होंगी। तो एक्चुअली में तो ये वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पर। इसी पीछे रीजन क्या समझ में आया? सिक्कों के साथ भी यही होता है, जब भी आप बाल्टी वगैरह में जब सिक्का रखते हैं पानी में डाल करके, तो आपको ऊपर उठाई दिखाई देता है, यही कारण है, ठीक है। रीजन यही है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सूर्य सूर्य जब होता है ना, उगता है ना सुबह में, तो उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई पड़ जाता है। इसके पीछे भी क्या कारण है? अपवर्तन, ठीक है। और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है, इसके पीछे भी क्या कारण है? अपवर्तन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 मिनट और 2 मिनट, कुल मिलाकर के हमें 4 मिनट का फ़ायदा हो जाता है इस अपवर्तन की वजह से, ठीक है। 2 और 2 4 मिनट का हमें फ़ायदा हो जाता है दिन में इसी अपवर्तन की वजह से, ठीक। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। और ये पूर्ण अपवर्तन क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसे थोड़ा डीपली हमको समझाना होगा, जो कि समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये याद रखो, ठीक है, कि हीरा में जो होता है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है, ठीक है। एक्चुअली में पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूरी तरह से सघन माध्यम में ही ये परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को हमें कहते हैं पूर्ण अपवर्तन, ठीक है, पूर्ण अपवर्तन कहते हैं, जो कि हीरा में होता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? निश्चित रूप से वास्तविक होगा, आदि वस्तु आभासी है, हमेशा वास्तविक होता है, हमेशा आभासी होता है, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। अवतल दर्पण से सारा कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट हम यहाँ पे अवतल दर्पण से सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देंगे, कभी आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो पहले बात कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब देखिए वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, ठीक है, वास्तविक भी होता है और आभासी भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। अवतल दर्पण का 6 केस है, आइए 6 वो केस का हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक जब वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम 6 स्थानों पर रख सकते हैं, कहाँ कहाँ देखिए, एक रख सकते हैं इन्फिनिटी पर अर्थात अनंत पर, एक रख सकते हैं सी से परे, ठीक है, एक रख सकते हैं सी पर, और दूसरा रख सकते हैं सी से लेकर के एफ के बीच, और एक रखेंगे एफ पर, और एक रखेंगे एफ और पोल के बीच में। ये 6 कंडीशन है, ठीक है, ये 6 कंडीशन आपको याद रखना होगा। यहाँ से देखिए पहला हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा रख रहे हैं सी से परे, ठीक है, और एक रख रहे हैं सी पर, दूसरा है सी तथा एफ के बीच, एक है एफ के बीच, और एक है एफ तथा पी के बीच। 6 कंडीशन है। आइए खुद से एक बना करके दिखाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तो माफ़ ही चाहूँगा इसके लिए। अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। अब यहाँ से इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम यहाँ से एक, अब ये आपका हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, और दूसरी दूरी पर होता है सेंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वस्तु को देखिए आप कहाँ कहाँ रख सकते हो। अच्छा यहाँ पर पॉलिश किधर होगा, इधर पॉलिश होगा, इस साइड इधर पॉलिश किया होगा, ठीक है, परावर्तक सतह इधर है, ठीक है, इधर पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, पहला वस्तु रख ले यहाँ पर, इधर कहीं बहुत दूर अनंत पर रख लें, ठीक है, एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि हम वस्तु रख लें सी से परे, यहाँ पे कहीं, चलिए वस्तु को हम रख ले रहे हैं एक अनंत पर,
एक रख रहे हैं हम वस्तु को सी से परे, एक बार रख रहे हैं वस्तु को हम सी पर, एक बार रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, और एक बार रख रहे हैं फोकस पर, और एक बार रख रहे हैं हम लोग फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए एक कंडीशन, 2 3 4 5 6 कंडीशन हो सकता है अवतल दर्पण के केस में। अब 6 जगह रखेंगे तो 6 केस में हर बार अलग अलग तरह का आपको आकृति प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम कहाँ रख रहे हैं, रख रहे हैं यहाँ पे इस अनंत पे रख रहे हैं। ठीक है, अनंत पे रख रहे हैं, तो अनंत पर रखेंगे तो बनेगा फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, हम रख रहे हैं अनंत पर, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर आप वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक, 2 याद हो गया। तीसरा, अगर आप सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पर ही बनेगा। वस्तु को अगर सेंटर पर रख देते हैं तो सेंटर पर ही बनेगा। 3 कैसे याद हो गया। अब देखिए एक बार रख रहे हैं हम लोग सी से परे, सी से परे रखेंगे। सी से परे मतलब सी के बगल में, अर्थात सी से परे मतलब ये वाला, ये कंडीशन, ये वाला सी से परे कहलाएगा। ठीक है, तब कहाँ बनेगा, तब बनेगा ये सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक, अगर यदि सी और एफ के बीच में अगर रखते हैं, यहाँ पर ये बीच, इसके बीच में रख रहे हैं तो कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा सी से परे। देखिए 5 कंडीशन ऐसे याद हो गया। अनंत पर रखें तो फोकस पर, फोकस पर रखें तो अनंत पर, सी पर रखें तो सी पर, सी से परे रखेंगे तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में रखें तो सी से परे बनेगा। 5 कंडीशन याद हो गया। अब एक कंडीशन बच रहा है कि पोल और फोकस के बीच में यहाँ कहीं रखें तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो याद रखिए कि ये जो 5 कंडीशन है ना, ये 5 कंडीशन में हमेशा जो बनेगा प्रतिबिंब वो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। बात समझ में आ रहा है, अगर वास्तविक है तो उल्टा भी बनेगा। उल्टा कहने का मतलब है कि ये आकृति ऐसा है, अगर मान लो ये वाला है हमारा, ये खड़ा है तो ये बनेगा ऐसा उल्टा, इधर दूसरी तरफ, और वस्तु के बराबर बनेगा। आई बात समझ में। तो ये आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है 5 केस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रखने पर ना वस्तु इसी दिशा में बनेगा, यानी कि दर्पण के ठीक बाईं तरफ ही बनेगा। अच्छा, वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। वस्तु को हमेशा कहाँ रखी जाती है, दर्पण के बाईं तरफ, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। हम बात कर रहे हैं किस दर्पण का, ये अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो वस्तु को कहाँ रखना, हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है। अब देखिए यहाँ से 5 केस हम बता चुके हैं। 5वां केस जो है आपका, छठा केस है, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के सामने ही बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और वस्तु के सामने ही बनेगा मतलब है कि उसी दिशा में बनेगा, अर्थात ये आभासी बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों केस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 6 केस याद हुआ। तो देखिए यहाँ पर आइए, अब देखिए हमने कहा था ना, अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, और ये अत्यधिक छोटा बनेगा। फोकस पर बनेगा तो बिंदु साइज का बनेगा। ठीक है, और ये वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक 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 वास्तविक। एक केस है आपका लास्ट वाला, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे ना, दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात ये हमें बहुत बड़ा भी बनेगा, और ये आभासी होगा, और आभासी होगा तो ये सीधा होगा। ये तो कंडीशन ही बहुत उल्ट, मतलब कि याद करने का कोई इसमें मतलब ही नहीं बनता। वास्तविक है तो उल्टा है, आभासी है तो सीधा है, बस ये तो कहानी है इसकी। तो देखिए अवतल दर्पण क्या कर रहा है कि वास्तविक बनाता है और आभासी भी बनाता है। ठीक है, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ रखें, कर कहाँ बनेगा, ये आपको देखना जरूरी है। जैसे कि अनंत पर रखें फोकस पर, सी के परे बने तो सी और एफ के बीच में, सी पर रखें तो सी के बराबर। और देखिए सी पर ही रखेंगे तो समान आकार का बनेगा। फिर सी और एफ के बीच बनेंगे तो सी के परे। ठीक है, और एफ पर बनेंगे तो अनंत पर। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, और एफ तथा पोल के बीच में रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब याद करने का तरीका बताते हैं कि वो बड़ा बनेगा या छोटा। ठीक है, तो जैसे हम अगर कहाँ पर अभी हम रख रहे हैं वस्तु को, अनंत पर रख रहे हैं, कहाँ पर, अनंत पर, तो ये छोटा बनेगा। जैसे जैसे आप दर्पण की तरफ मूव करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब जो है ना वो बड़ा बनता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दर्पण की तरफ बढ़ेंगे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखना है। जैसे कि देखिए अभी हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, तो वस्तु का जो साइज होगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल ही छोटा बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से ये 6 केस दिया हुआ है, अब चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ बन रहा है, 6 केस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, वस्तु को आप देखिए कहाँ पर रख रहे हैं, सी से परे रख रहे हैं, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर सी पर ही रख रहे हैं।
यहाँ पर वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, ये रख रहे हैं सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो फोकस पर रख रहे हैं और यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 केस आप यहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर समझाने शुरू करें तो। ठीक है, तो आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, बचा आपके पास एक और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही केस है। एक वस्तु को रखा जाता है इन्फिनिटी पर अर्थात अनंत पर, और दूसरा अनंत और पोल के बीच में। 2 ही कंडीशन है वहाँ पर, और दोनों ही केस में हमेशा ध्यान रखना है कि वस्तु से छोटा ही बनता है और आभासी बनता है, और आभासी है तो सीधा होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में याद रखना है। उत्तल दर्पण में 2 केस है। एक रखिएगा अनंत पर तो बनेगा फोकस पर, और दूसरा है अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए। अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, ये बनेगा हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ठीक है, और हमेशा ये बनेगा छोटा, आभासी, और आभासी है तो ये सीधा भी होगा। ये आपको याद रखना है। बेसिक का बात खत्म है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, मेन केस होता है इसका अवतल दर्पण। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ जाते जाते अब एक बार और सुन लीजिए। अवतल दर्पण में जो केस आपको पढ़ाए हैं सेम केस आपको देखने को मिलेगा उत्तल लेंस में, और जो बताया हमने उत्तल दर्पण के लिए ये याद रखना है अवतल लेंस के लिए। ठीक है, रिवर्स। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन है फोकस की दूरी का अवतल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस, फोकस दूरी का अवतल लेंस, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अवतल दर्पण वहाँ पर क्या बना रहा था, उत्तल लेंस तो छोटा बनाता है हर केस में। ठीक है, तो उसका उल्टा आ जाइए। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, तो उसका उल्टा आ जाइए अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पे हमें लेना होगा बड़ा चाहिए हमें, तो ये चाहिए उत्तल लेंस। ठीक है, क्या चाहिए, उत्तल लेंस। तो यहाँ पे दे रखा अवतल लेंस और ये अवतल लेंस, ये तो होगा ही नहीं। ये क्या बनाएगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनाएगा। तो यहाँ बचा मेरे पास उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ लिखा 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो लेंस होता है ना, लेंस की क्षमता वो डिनोट करते हैं हम लोग P = 1/f। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जितना कम होगा उसका पावर, लेंस का पावर जो होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फोकस जितना ज़्यादा होगा उसका पावर का लेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर का एक दे रखा है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का अगर होता तो उसका पावर बहुत अधिक होता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे यदि 50 रख लेते हो आप, तो यहाँ पर देखेंगे कि उसका लेंस की क्षमता घट जाएगा। ठीक है, अर्थात हमें क्या देखना है, छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो उसका यानी कि फोकस दूरी क्या होना चाहिए, फोकस दूरी इसका कितना होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो। तो यहाँ पे देखें 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब दोनों कैसे रखे देख लो ना, एक बार रख लेते हैं P = 1/f के रख लो, 5 रख लो, तो क्या निकल जाएगा, पावर इसका निकल जाएगा 0.20। ठीक है, इतना आया डायोप्टर, इतना इसका क्षमता निकला। एक रख लीजिए P = 1/50। ठीक है, 50 रखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या रख लें, हाँ ठीक है 5, एक बार 50 रख लिए, तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर दशमलव दे करके 0 1 0 बैठाना पड़ेगा, 50 दूनी 100, इतना डायोप्टर। बताइए ज़रा, 0.02 और एक यहाँ पे निकल रहा है ये 0.20। तो बताइए इसका ज़्यादा लेंस, ज़्यादा क्षमता वाला कौन दिख रहा है, जिसका कम फोकस वाला है। कम फोकस वाला देखिए इसका 0.20 निकल के आ रहा है, तो इसका बहुत कम ही दिख रहा है, मात्र 0.02 ही डायोप्टर दिख रहा है इसका क्षमता। तब किसका आप पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है जिसका लेंस कम हो, लेकिन ये अवतल लेंस है, हमें चाहिए उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस ही क्या करता है, छोटे को बड़ा अक्षर बना कर दिखाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं ऐसा होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ बनता है, ये बनता है दृष्टिपटल पर या फिर रेटिना पर बनता है। ठीक है, कॉर्निया हम लोग दान करते हैं, जो कि एक वाइट मतलब कैसा कलरलेस होता है, जो कि सब आँख के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। ठीक है, कॉर्निया। वैसे ध्यान रखिएगा यहाँ पे परितारिका और कॉर्निया उल्टा पल्टा लिख दिया गया है, वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, दृष्टिपटल के बारे में और कॉर्निया के बारे में हमने क्या बताया वो यहाँ पे उल्टा दे दिया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, तो ये 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये परावर्तन का नियम क्या कहता है,
परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसे मानते हैं कोई ये परावर्तक सतह है, यहाँ से कोई एंगल से आ रहा है कोई किरणें, ठीक है, और यहाँ पर एक लगा लीजिए अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ से जिस कोण से आया है ना ये किरणें, उसी एंगल से ये लौट जाएंगी, अर्थात ये 30 डिग्री का एंगल होगा तो ये 30 डिग्री से ही लौट जाएगा। अगर ये 50 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो ये 50 डिग्री से ही लौट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किस प्रकाश में, ये बताना है। नीला प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका पीला प्रकाश। येलो लाइट में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, नीला, पीला नहीं होगा, नीला होना चाहिए, नीला इसका सही आंसर होगा, ब्लू लाइट। ठीक है, इसमें देखेंगे उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, क्या बोल रहा है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्या रीजन है ऐसा, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इस वजह से, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही है यहाँ। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। इसका बताना है कि एक वर्णी प्रकाश है ना, एक वर्णी जो प्रकाश होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, ये आपको बताना है। आवृत्ति नहीं बदलता, आयाम नहीं बदलता, या फिर वेग नहीं बदलता है। ठीक है, देखिए वेग तो बदलता ही है ना, और इसका डायमेंशन ही बदलेगा, तो इसका वेग का जो होगा, इसका माफ़ कीजिएगा, इसका आवृत्ति है ना, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, आयाम बदलेगा, वेग बदलेगा। ठीक है, तभी तो हमने देखा ना कि वहाँ पर वेग बदलने की वजह से ही तो उसकी जो प्रकाश की जो लाइट जो लाइट होती है, किरणें होती हैं, वो विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, वेग बदलने की वजह से ही। अगला सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या फिर प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अगला सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, इस लाइन से पकड़िए, बोला है वास्तविक तो खैर बनाता ही है, उल्टा ही बनाता ही है, जब वास्तविक का तो उल्टा भी होगा। ठीक है, तो वस्तु के आकार का होना चाहिए, तो वस्तु का आकार एक ही जगह है जहाँ पे बनाता है, कहाँ पर, जहाँ पर हम वक्रता केंद्र पर रख रहे थे, सी पर रख रहे थे, तो सी पर रख रहे थे तो सी पर ही बन रहा था और वस्तु के समान आकार का बन रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वक्रता के केंद्र पर रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए, अगर फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र पर अगर आप रखते हैं तो कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा, और सी से परे रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र से परे, अगर वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ही होगा हर केस में। सिर्फ एक ही केस तो है ना अवतल दर्पण के लिए, जब हम वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वो आभासी बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो इसका सही आंसर है बैगनी। ठीक है, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलित होता है, जबकि रेड कलर का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, ऐसा वेवलेंथ की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म से देखेंगे सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन हो रहा है यहाँ पर, वायलेट, और सबसे कम कौन सा हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होता है लगभग कितना, एक समान नेत्र लेंस जो हमारे आँख की जो लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वो कितना होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर का होता है, ये रट्टा मार लीजिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का होता है, कितना, 2 सेंटीमीटर। और जबकि 25 सेंटीमीटर क्या होता है, हमें जो पढ़ने की जो क्षमता होती है मिनिमम जो सबसे न्यूनतम जो दूरी होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा नीचे रखेंगे तो वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अर्थात सुस्पष्टता देखकर पढ़ने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी वस्तु या किताब वगैरह को रखना चाहिए। अगला सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैगनी, अर्थात बी ऑप्शन, रेड का सबसे कम होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आसान सा सवाल है, आई थिंक कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि इसमें देखेंगे कि विद्युत बल्ब में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, शायद 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही होता है। चलिए अगला सवाल है विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। अच्छा सवाल है ये भी, किस पर काम करता है ये, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर करता है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, है ना। तापीय प्रभाव मतलब क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब है कि विद्युत धारा का जो फ्यूज होता है ना, तो वो तापीय प्रभाव, जैसे ही वो ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है, जल करके वो क्या हो जाए, टूट जाता है ना। जब बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट होता है ताप की वजह से वो क्या होता है, हीट होता है, और गर्म होने के बाद वो क्या होता है, वो टूट जाता है, और सर्किट जो है वो क्या हो जाए, टूट जाता है, जिससे बाकी चीज़ नुकसान होने में, मतलब बाकी चीज़ जो होता है वो नुकसान होने से बच जाता है। अगला सवाल है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। IR, VI, PR एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, IR² है, छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये IR² नहीं होता है, बाकी सभी होता है, VI भी होता है, PR भी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जो C ऑप्शन दिया हुआ है ये भी गलत दिया हुआ है, वैसे ये PR नहीं है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, इसका I² होना चाहिए था। तो ये भी होता है, ये VI भी होता है, लेकिन ये IR² नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, अवघट्य, विद्युत लेपन या विद्युत धारा। तो सही इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग इसको, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग समानांतर क्रम में, पैरेलल, है ना। तो सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश में गिरावट आती है, जिससे यह इसके रेडिएट ल्यूमिन से कम चमक देगा। इसलिए बल्बों को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएट ल्यूमिन बनाए रखने के लिए इसमें समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, C ऑप्शन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, नाइक्रोम, तांबा, टॉर्च बल्ब, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें टॉर्च बल्ब। चलिए अगला सवाल है रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है, यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। यहाँ पर अस्थायी होना चाहिए था, अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो BPSC तैयारी में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।